मॉर्निंग डोज के आज के अंक में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके अथाह सागर में चुनकर आपके लिए लाया गया है। आज हम लोग फिर इसका एक बार बारी बारी से आंसर जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने सूची में लगे हुए प्रश्नों को देख लिया होगा और मन ही मन इसका आंसर कर रहे होंगे। तो आइए हम भी इसमें एक कड़ी के रूप में आपको इसके कुछ हिंट्स देने का प्रयास करते हैं। तो कड़ी में जो प्रश्न आज सबसे पहले समेटा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जीके में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। तो सबसे पहले इसका हम आंसर जान लेते हैं कि यह राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। जिस समय इस राज्य का गठन हुआ था उस समय मद्रास एक फुल फ्लेजेड राज्य था। मद्रास राज्य को दो भागों में बांटकर दो राज्य बने थे। भाषा के आधार पर एक राज्य बना था आंध्र प्रदेश और दूसरा राज्य बना था तमिलनाडु। जिस समय आंध्र प्रदेश राज्य बना था उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। अभी तक आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी बन चुके हैं। जिस समय ये राज्य बना था भाषा के आधार पर उस समय इसकी राजधानी करनूल थी। बाद में इसकी राजधानी हैदराबाद भी बनाई गई और वर्तमान में जब आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया है तो उसकी अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। आइए भाषा के आधार पर राज्यों के गठित होने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू को भी जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाषा के आधार पर जो राज्य बना था ये ऐसे नहीं हो गया था। 1952 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का एक जोड़ पकड़ लिया था। यानी कि ये राजनीतिक महकमे में ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है वो तूल पकड़ते चला गया था। उस समय ये बहुत बड़ा मुद्दा आया था। इसके समस्या के लिए एक त्रिस्तरीय कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी का नाम जेवीपी कमेटी रखा गया था, जिसमें 3 सदस्य थे। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो जेवीपी का अर्थ हो गया जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के निष्कर्ष से जो बात सामने आई उसमें कहा गया कि फिलहाल भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है वो संभव नहीं है और यह नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनना था तो आंध्र प्रदेश में ये राजनीति और भी जोर पकड़ने लगी और वहां के एक प्रसिद्ध नेता श्री रामल्लू वो आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामल्लू की निधन हो जाती है और उसके बाद यह मामला और जोर पकड़ लेता है। और जैसा कि आप ये डेट देख रहे हैं 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश पहले भारत के एक स्वतंत्र भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य बन जाता है। और यह मद्रास राज्य जो था ये 2 भागों में बंटकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य बन जाता है। आंध्र प्रदेश की भाषा जो तेलुगु और तमिलनाडु का तमिल, तो ये 2 भाषा थे। इसके बाद पुनः कई सारे राज्य जो है वो भाषा के आधार पर बन गए, जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र इत्यादि बहुत सारे राज्य आ जाते हैं। तो ये भाषा से संबंधित हमारा प्रश्न हो गया। इसमें बहुत सारे प्रश्न को समेटने का प्रयास किया गया है। इसे आप पुनः पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग आइए जानते हैं कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। जैसा आप लोग मेरे पूर्व के वीडियो में भी देखे होंगे कि मैंने जल संसाधन से संबंधित टॉपिक में इसको मैंने चर्चा किया था कि पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग जो है 3 हिस्सा जो है चौथाई में से वो जल से आवृत है। और जब हम मानचित्र पर कलर को देखते हैं, रंगों को देखते हैं, तो जल जो है वो नीला कलर से दिखाई देता है। तो अन्य ग्रहों से देखने पर, अन्य ग्रहों से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो ये हमें नीला दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी को सीधा आंसर क्या हो गया कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो यहाँ जल की उपलब्धता सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्थल सेना के चीफ को क्या कहा जाता है। यह भी कई सारे एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं कि स्थल सेना के चीफ को, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्थल सेना के चीफ को जनरल कहा जाता है।
हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में जो सेना की प्रणाली है वह 3 विंगों में, 3 शाखाओं में बटी हुई है, जिसे स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना कहते हैं। स्थल सेना के बारे में तो हम लोग जान गए, जनरल होता है। वायु सेना का जो प्रधान होता है, हेड होता है, उसे एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, और जल सेना के चीफ को एडमिरल कहा जाता है। और जैसा कि हमारे संविधान में ये बात दी गई है कि ये जो तीनों विंग होंगे, अर्थात भारत के 3 विंग, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके जो पूर्ण रूप से जो हेड होते हैं वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन वर्तमान में 2019 ईस्वी से सेनाओं के में एकजुटता लाने के लिए इन तीनों विंगों को एक कमान देने का प्रयास किया गया है, और जिसे नाम दिया गया है CDS, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में विपिन रावत जो है वो CDS है, और ये परंपरा चली है कि तीनों विंग के जो हेड होंगे वो CDS कहलाएंगे, और इनका जो है अलग अलग तरीके से उसका सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अगला प्रश्न ये देखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट साइंस से प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। हम लोग अभी तक याद करके जान रहे होंगे कि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम के कुछ और भी अन्य अयस्क हैं, जिसमें कोरंडम और फेल्सपार, ये भी कई बार पूछा गया है। फेल्सपार और कोरंडम भी ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। यहाँ प्रश्न था हमारा बॉक्साइट का। अगला प्रश्न आइए जानते हैं कि आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है। हमने कई सारे एपिसोड में विभिन्न सारे जो हमारे फल फूल कंद होते हैं उसके बारे में खाने के योग्य भाग बताते हैं। तो यहाँ हमारा आज का प्रश्न है कि आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है। तो आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। अब यहाँ हम आज के लिए आपको एक प्रश्न देना चाहते हैं, जिसका आंसर आप हमें कमेंट्स के माध्यम से प्रेषित करते हैं। तो आज का प्रश्न जान लीजिए। आज का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है। आप इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट्स के माध्यम से हम तक भेजने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग आइए जानते हैं फिर हमारा जो अगला प्रश्न है, यह पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। बुक से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, इसके दरबारी कवि थे कवि चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज तृतीय पर लिखित एक उसकी आत्मकथा जीवनी जैसी है, जो उसके दरबारी कवि थे कवि चंद बरदाई। इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो का संबंध चौहान, या जिसे हम लोग चाहमान वंश भी कहते हैं, इससे है। चाहमान वंश के बड़े ही प्रतापी शासक हुए थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित और चौहान वंश से संबंधित 2 प्रश्न बार बार आते हैं, और यह संबंध है तराइन के युद्ध से। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसे प्रथम युद्ध कहा गया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में और प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ मुस्लिम शासक का आगमन होता है, और मोहम्मद गौरी जो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से लड़ाई करते हैं। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है, और इसका बदला लेने के लिए पुनः 1192 ईस्वी में तराइन की ही द्वितीय युद्ध होती है, और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, और इस तरह से चाहमान वंश और जो हमारे यहाँ जो राजपूत वंश था उसका अंत हो जाता है। तो ये 2 प्रश्न इससे महत्वपूर्ण आ गए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, इसे भी याद कर लेना है। ये कई प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न आइए, हम लोग प्रतिदिन जैसा कि जानते हैं एक व्याकरण से प्रश्न समेटते हैं। आज के प्रश्न है कि विद्यार्थी में कौन सा संधि है। हम लोग जानते हैं कि विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा, हम यहां से इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं कि विद्या और अर्थी। विद्या में आ आया और अर्थी में ओ आया, आ और मिल करके क्या बनाया आ। और हम लोग जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। इसमें दीर्घ में आ बनता है, दीर्घई बनता है और दीर्घ उ बनता है। तो यहाँ हम लोग इसका आंसर क्या दे देंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या क्या बन गया, आ बना, दीर्घई बना और दीर्घ उ बना। हम लोग इसे तोड़ करके फॉर्मूला के रूप में भी दे सकते हैं कि जहां के यहाँ आप देख लीजिए विद्या और अर्थी से क्या बन गया आ, तो हम लोग क्या पकड़ लिए, ये दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, एसएमएस का फुल फॉर्म। हम लोग बहुत सारे लोग अपने मोबाइल ऐप विभिन्न माध्यमों से एसएमएस प्रेषित करते हैं। इस एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न आइए, ये कला संस्कृति से है कि लावणी
किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है और ये महाराष्ट्र में फेमस है। कहाँ का ये लोक नृत्य है? ये महाराष्ट्र का फेमस लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र के ही कुछ और महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसमें है लेजिम, नकटा, दही कला और कोली। ये महाराष्ट्र के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ हमारा प्रश्न था लावनी से। और आज का आखिर सवाल है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत में है और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना, यहाँ देख लीजिए कि नागार्जुन और कृष्णा नदी का तारतम्य हम कैसे करेंगे, याद रखने के लिए हम कैसे ट्रिक अपनाएंगे कि नागार्जुन, इसमें कौन है? अर्जुन। और अर्जुन का सबसे प्रिय कौन था? कृष्ण। तो कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध है वो नागार्जुन से है। तो नागार्जुन किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और इसकी जानकारी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।